हेलो दोस्तों, देखिए जो पिछले दो वीडियो में जिनका स्कोर अच्छा रहा दोस्तों, धनंजय यादव, रागिनी सिंह, अब तक, बीनू यादव, जूही चौधरी, चितरंजन कुमार और मधु यादव। ये पिछले दो वीडियो से एकदम अच्छे अच्छे इनका स्कोर आ रहा है दोस्तों। 20 में करीब करीब इनका दोस्तों 18 से 15 स्कोर आ रहा है, ठीक ना, जो कि अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही आप स्कोर बताते रहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए आज के लिए मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए आज भी आपके लिए 20 क्वेश्चन होगा दोस्तों, जिसमें से आप 15 क्वेश्चन अगर आप आंसर सही देते हैं दोस्तों, तो आपका सही माना जाएगा स्कोर, आप अच्छी तैयारी में हैं, ठीक ना। और दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 से मैं ज़्यादा बताऊंगा, आप नोट भी करते जाइएगा। 20 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा इनका स्टार्ट पर, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और आप चैनल को बहुत प्यार भी दे रहे हैं दोस्तों, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थोड़ा और शेयर कीजिए कि और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक ना। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों तो कैंसिल हो गया है, तो आपके पास एक और सुनहरा मौका है कि आप एकदम और अच्छे से, जिनका पेपर ख़राब हुआ था, और अच्छे से लग जाइए और एकदम एक सीट पक्का कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 80 नंबर से देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा धूमकेतु हर 76 वर्ष बाद दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है। तो कौन सा धूमकेतु है दोस्तों जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हर 76 वर्ष बाद। तो हेलिस ऑप्शन है, होल्मस ऑप्शन है, डोंटिस्ट की अल्फा सेंचुरी। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हेली धूमकेतु दोस्तों हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक ना। पिछली बार दिखाई दिया था दोस्तों 1986 में, ठीक ना, याद रखिएगा, ये 1986 में दिखाई दिया था। तो 1986 में अगर जोड़ देंगे दोस्तों आप 76 वर्ष, 1986 में अगर 76 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2061 आ जाएगा, 2061 आ जाएगा, ठीक ना। यानी अगली बार कब दिखाई देगा? तो ये 2061 में दिखाई देगा। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, या लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों स्वीडन को, नॉर्वे को, फिनलैंड को कि आयरलैंड को। तो किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है नॉर्वे को, ठीक ना। ये नॉर्वे को कहा जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नॉर्वे की राजधानी पूछता है दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, याद रखिएगा, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक ना। और स्वीडन की राजधानी याद रखिएगा, स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक ना। ये दोनों महत्वपूर्ण है, मैंने बता दिया, ठीक ना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। 82 नंबर है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस भी कह सकते हैं इसको। ऑप्शन है दोस्तों 5 जून, 15 जून कि 1 मई कि 30 मई। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून, 5 जून। यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि पर्यावरण दिवस कब से मनाना स्टार्ट कर दिया गया? तो 1973 से मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को अच्छे रखने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने? 23 घंटे 30 मिनट कि 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड कि 23 घंटे 50 मिनट 2.6 सेकेंड कि 24 घंटे 1 मिनट। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 83 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 84 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? यानी पृथ्वी की तुलना में कौन से दो ग्रह हैं जो सूर्य के निकट है, सबसे नज़दीक हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन है बृहस्पति एवं बुध, वरुण एवं शुक्र, मंगल एवं शनि की शुक्र और बुध। तो पृथ्वी से भी नज़दीक कौन है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे शुक्र और बुध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, ठीक ना। तो ये 8 ग्रह हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों 84 का डी हो गया। 84 में ये भी याद रखिएगा दोस्तों, देखिए बुध और शुक्र के पास बेचारे, इन लोगों के पास एक भी ग्रह नहीं है, एकदम भूखे प्यासे रहते हैं। यानी इन लोग दोनों के पास शून्य उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? शून्य, एक भी उपग्रह नहीं है। और याद रखिएगा शुक्र को दोस्तों, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। देखिए बुध सबसे पहले है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, याद रखिएगा।
दिनार एक मुद्रा है। दिनार किसकी मुद्रा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है अमेरिका की, कुवैत की, दक्षिण अफ्रीका की, स्पेन की। तो दिनार किसकी मुद्रा है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों कुवैत की, ठीक ना। कुवैत की मुद्रा क्या है, दिनार है। यूएसए की याद रखिएगा दोस्तों, यूएसए की डॉलर है। यूएसए की क्या है, डॉलर है। यूएसए की डॉलर है। दक्षिण अफ्रीका का भी याद रखिएगा, रैंड है। क्या है, रैंड रैंड, ठीक ना, याद रखिए। स्पेन की भी याद रख सकते हैं, स्पेन की यूरो है। स्पेन की क्या है, यूरो है। इसका आंसर मैंने क्या बताया, इसका आंसर मैंने बताया कुवैत। आगे देखते हैं 86 नंबर। 86 नंबर है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है। सबसे चमकदार पूछ रहा है कि सबसे चमकदार कौन है। तो ऑप्शन है बुध, शुक्र कि प्लूटो की मंगल। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र, ठीक ना। तो शुक्र को गर्म ग्रह भी कहते हैं और सबसे चमकदार ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आगे देखते हैं। आगे नील नदी की देन किसे कहते हैं, यानी किस देश को नील नदी की देन कहते हैं। यानी नील नदी, ऑप्शन है दोस्तों भारत को, मिस्र को, कि सूडान को, कि जापान को। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र को, ठीक ना। मिस्र को नील नदी की देन भी कहते हैं, मिस्र को नील नदी की देन भी कहते हैं। नील नदी के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, नील नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से होता है, ठीक ना, विक्टोरिया झील से होता है, याद रखिएगा। ये निकलती है। और किस महाद्वीप में पाई जाती है दोस्तों नील नदी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप, ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है दोस्तों नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से, ठीक ना, पूर्वी तट से ये निकलती है, याद रखिएगा। इस तरह भी ऑप्शन बना सकता है कि पूर्वी तट से कि पश्चिमी की, उत्तरी की दक्षिणी, ठीक ना। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर है दोस्तों कि सुनामी का कारक है। सुनामी किसका कारक है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, कि रेडियोधर्मी प्रदूषण का, कि प्राकृतिक प्रदूषण का। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारक क्या है, सुनामी है। 89 देखते हैं। 89 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। अगला है ओजोन क्षयकारी पदार्थों की मात्रा में कमी करने के लिए विशिष्ट रणनीतियों संबंधी वैश्विक समझौता अपनाया गया। यानी ओजोन क्षरण को कम करने के लिए, ठीक ना, कौन सी रणनीति अपनाई गई, कौन सा सम्मेलन हुआ था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। ऑप्शन है वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो संगोष्ठी, की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, की क्योटो प्रोटोकॉल। बस देखिए दोस्तों, ये याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, एक मिनट बस ट्रिक याद रखिएगा, ओ माँ, ठीक ना, ओ माँ। आप अपनी माँ को याद कर सकते हैं दोस्तों, करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ माँ। तो ओ से ओजोन परत, माँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दोस्तों ओजोन क्षय को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल किया गया था, ठीक ना। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों, तो 16 सितंबर 1987, याद रखिएगा, डेट महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक ना। एक और याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये क्योटो प्रोटोकॉल वाला, ठीक ना। क्योटो को, दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्योटो प्रोटोकॉल वाला भी याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, 1997 को हुआ था, ठीक ना। ये मॉन्ट्रियल वाला 1987 में, ये 1998 लिखा गया, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक ना। ये किस लिए हुआ था दोस्तों, तो ये ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन कम करने के लिए किया गया था, ठीक ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक ना। इसको रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन उत्तरदायी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, ठीक ना, जो कि रेफ्रिजरेटर से या एसी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सभी जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और दोस्तों तक पहुँचे, ठीक है। 90 नंबर है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन, आपको आंसर मालूम है दोस्तों, आपको आंसर मालूम है कि समताप मंडल होगा। क्या होगा, समताप मंडल होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, तो आप इंग्लिश में ही ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि अब इंग्लिश में ही ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास थर्मोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, की मीजोस्फीयर। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक ना।
देखिए दोस्तों, ओजोन परत में कितनी कौन कौन सी परतें पाई जाती है मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक ना। देखिए नीचे पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद आइनोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर, ठीक ना। एक्सोस्फीयर लास्ट में ऊपर, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक ना। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही, समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में हम लोगों ने अभी देखा कि इसके लिए, इसको रोकने के लिए कौन सा हुआ था, ओमा यानी मार्टियर प्रोटोकॉल हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों 91 नंबर। 91 है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप बता देंगे। ऑप्शन है शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र, ठीक ना। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन, भगिनी, पृथ्वी की भगिनी, या शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सभी उपनामों से इसको जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। शून्य के उपग्रह के मामले में बेचारा रोता है, तो शून्य उपग्रह है इसके पास, ठीक ना। सबसे चमकीला ग्रह, सब ये इसका उपनाम है, याद रखिएगा, ठीक ना। 91 का आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 92 कि इनमें से किस पेड़ का आर्थिक मूल्य सर्वाधिक है, यानी कौन सा पेड़ है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महंगा होता है, ठीक ना, मिलता है या बेचा जाता है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपको पास ऑप्शन है सागौन, आम, नारियल, यूकेलिप्टस। तो आप बता देंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सागौन हो जाएगा, ठीक ना, सागौन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देते हैं 93 नंबर दोस्तों। 93 के सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, नाम याद रखिएगा, निकृष्ट ग्रह। निकृष्ट ग्रह अगर ऑप्शन में क्वेश्चन देगा तो आप नाम नहीं सुने रहेंगे, गड़बड़ कर देंगे, ठीक ना। ऑप्शन है पृथ्वी एवं बुध, मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को ही निकृष्ट ग्रह, निकृष्ट मतलब सबसे नज़दीक ग्रह। तो सबसे नज़दीक ग्रह कौन होता है, बुध और शुक्र होते हैं। बेचारों के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना। अगला देखते हैं, ये 90 कौन सा, 93 था, 94 देखते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, शुरू के चार मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक ना। ये शुरू के चार को कहते हैं दोस्तों आंतरिक ग्रह। इसके बाद के ग्रह को कहते हैं बाह्य ग्रह, और इनके बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर। 94 है कि पाकिस्तान जल मरुमध्य अलग करता है। तो किन दो देशों को पाकिस्तान जल डमरू मध्य अलग करता है दोस्तों। ऑप्शन है भारत श्रीलंका, पाकिस्तान श्रीलंका, ब्रिटेन फ्रांस की भारत पाकिस्तान। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ठीक ना। पाक देकर पाकिस्तान मत मार दीजिएगा, ऑप्शन है ए। अगला देखते हैं 95 ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। ये अभी मैंने बताया था, इसका आंसर आप गलती मत कीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस की कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक ना। अगला देखते हैं, साइलेंट स्प्रिंग नाम है। साइलेंट स्प्रिंग किसका नाम है। देखिए दोस्तों, साइलेंट वैली नहीं पूछा है, साइलेंट वैली नहीं पूछा है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पूछा है साइलेंट स्प्रिंग नाम किसका है। ऑप्शन है पर्यटन स्थल का, फूलों की घाटी का, वानस्पतिक उद्यान का, कि नावल का जिसमें पक्षियों पर डीडीटी के प्रभाव को उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान का, ठीक ना। वनस्पति उद्यान को तो कहते हैं दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग कहते हैं, ठीक ना, साइलेंट स्प्रिंग। लेकिन अगर साइलेंट वैली पूछे तो याद रखिएगा साइलेंट वैली केरल को कहते हैं, ठीक ना। अगला देते हैं, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी। यानी जेम्स कुक ने किसकी खोज की थी दोस्तों, किस देश की। तो ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो किसकी खोज की थी, तो ये की थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी जेम्स कुक ने, और वास्को डी गामा ने की थी भारत की खोज, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। जो कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों अफ्रीका में किस प्रकार का रेगिस्तान। ऑप्शन है शीत शरद ऋतु, उपोष्ण कटिबंध की उष्ण कटिबंध की शीत तटवर्ती।
क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपोष्णकटिबंध, ठीक ना। ये याद रखिएगा, ये लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होगा दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इधर तो रहेगा सूर्य और लास्ट में कौन रहेगा, लास्ट में रहेगा दोस्तों लास्ट में रहेगा दोस्तों चंद्रमा, ठीक ना। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में दोस्तों जब नहीं दोस्तों एक मिनट, इधर रहेगा सूर्य दोस्तों, इधर रहेगी क्या रहेगी, पृथ्वी रहेगी, ठीक ना। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, मून के बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और जब पृथ्वी यहाँ पर रहेगी, मून यहाँ पर आ जाएगा और सूर्य यहाँ पर, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा, ठीक ना। यानी चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर होता है और सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर होता है, इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक ना। अगला है भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में, जो भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में कि भूमध्यवर्ती क्षेत्र में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक ना। बहुत लोग ऑप्शन डी मार देंगे, याद रखिएगा इसको। 101 नंबर है, बस एक क्वेश्चन है दोस्तों कि इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास पीर पंजाल पर्वत क्षेत्र में, अरावली पर्वत क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में कि पूर्वी घाट में, तो ये बता देंगे। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक ना। पश्चिमी घाट यहाँ पर पाई जाती है कार्डमम की पहाड़ियाँ, केरल में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का कि पनामा नहर किन दो सागरों या महासागर को जोड़ता है। तो मैंने इसको कई बार बताया दोस्तों, आपको याद भी हो गया है वो, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक होता है कि पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, क्या हो गया, अंधा हो गया, ठीक ना। पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, कौन अंधा हो गया, प्रशांत। पनामा पीकर प्रशांत, प्रशांत से प्रशांत महासागर, अंध से अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए लाल सागर का भी याद रखिएगा ट्रिक। लाल सागर का मैंने क्या बताया था कि लाल सागर को भूल जाओ, ठीक ना, भूल जाओ। तो भूल जाओ का ट्रिक मैंने किसके लिए बताया था, ठीक ना, सुएज नहर के लिए, कि सुएज नहर को भूल जाओ, सुएज नहर को भूल जाओ। तो भूल से भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन अलग करता है, सुएज नहर, ठीक ना। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो एकदम जब सभी क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त हैं, एकदम वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए इसको, ठीक ना। और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर भी ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।